ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस देखा कि आपके इस पोर्शन में दो नए टाइप दिए हैं बिजनेस के। पहला है ई बिजनेस कंसेप्ट और दूसरा है आउटसोर्सिंग। इट मींस आपका ये टॉपिक ये यूनिट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। तो अब ई बिजनेस के मॉड्यूल्स है अलग अलग, B2B, B2C ये पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा काम है कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट लैंग्वेज सिस्टम में ख़त्म करना, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करने के बाद आपको डिफरेंस समझेगा कॉमर्स, ई कॉमर्स में और ई बिजनेस में। तो इसलिए पहले एक लैंग्वेज सिस्टम में जो कल मैंने आप पे कंसेप्ट क्लियर किए थे उसको पूरा पक्का करने के लिए मैं हाथों हाथ इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर रहा हूँ। और फिर जो मॉड्यूल रहेंगे ई बिजनेस मॉड्यूल, जिसको आपके पोर्शन में टाइप्स बताया गया, क्या है एक्चुअली वो मॉड्यूल है, क्या है वो मॉड्यूल। आपको बीबीए के कोर्सेज में भी आते हैं। आगे कोई बीबीए करेंगे आफ्टर 12 तो आपको ये मॉड्यूल फिर से रिपीट है, और प्लस बीकॉम में भी रिपीट है ये मॉड्यूल। तो ये जो ई बिजनेस के मॉड्यूल्स हैं वो ई बिजनेस के मॉड्यूल हम कंसेप्ट समझाते समझाते आपको लैंग्वेज भी हाथ तक पढ़ाएंगे। यानी आज का टास्क क्या है, पूरा ई बिजनेस खत्म करना। फिर हमारा नेक्स्ट कल से रहेगा दूसरा पार्ट आउटसोर्सिंग। यानी ये चैप्टर आपको दो पार्ट में तब्दील किया गया है, क्योंकि आपको एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में दो टाइप के नए बिजनेसेस दिए हुए हैं। पहला है ई बिजनेस और दूसरा है आउटसोर्सिंग। समझ में आ रहा क्लियर आपको? तो आज मेरा टास्क है कि ये ई बिजनेस कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, और ये मॉड्यूल क्या होता है ई बिजनेस के, तो शुरू होने के पहले हम उसको समझाएंगे आपको। क्लियर पिक्चर? शुरू करें? चलिए, तो एक लैंग्वेज सिस्टम अपन देख लेते हैं एक बार और फिर उसको आगे बढ़ेंगे। सभी के पास नोट्स अवेलेबल होंगे होप सो, और जो कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बाय कोरियर्स के थ्रू आपको शिपमेंट किया गया होगा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। शुरू करें स्टूडेंट्स? ध्यान देंगे सभी लोग, और कोई स्टूडेंट्स के अगर नहीं होता है तो वो हमें प्लीज कांटेक्ट करें। ओके, ये नंबर पे शुरू करें स्टूडेंट्स। पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, ध्यान देंगे सभी लोग। The term e-business, that is electronic business, is derived from the term email and e-commerce। यानी सबसे पहले ईमेल आया, फिर ई कॉमर्स एक्टिविटी आई, फिर ई कॉमर्स एक्टिविटी में कुछ लिमिटेशंस पाई गई, तो उसके अलावा भी हम इंटरनेट के अंदर और भी बहुत सारी एक्टिविटी की गई, तो उसको नाम दिया ई बिजनेस। क्या दिया उसको? यानी इट मीन्स द ई बिजनेस इज वाइडर कंसेप्ट देन ई कॉमर्स, बिकॉज ई कॉमर्स इज अ सब ब्रांच यानी सब पार्ट ऑफ ई बिजनेस। क्लियर पिक्चर? और आगे देखिए 2 साल बाद 3 साल बाद पूरा कंसेप्ट ई बिजनेस का ही आने वाला है, और शायद ई टीचिंग टेक्निक भी ई इलेक्ट्रॉनिक हो जाए। आप यहाँ बैठे हो, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये पर्सनल फिजिकल इंटरेक्शन शायद बंद हो जाए, क्योंकि जो सबसे कोविड के हाल दिख रहे है ना। तो आप देखिए सीजन आते जा रहे हैं, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3। ओके, चलिए बस हो गया। द टर्म ई बिजनेस वॉज फर्स्ट यूज बाय IBM। IBM का फुल फॉर्म बताया कल मैंने आपको, बोलो? इंटरनेशनल बिजनेस मशीनरीज कॉर्पोरेशन। यानी कंपनी है ये, अमेरिका की कंपनी, USA कंपनी, जिसने ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक औजार बनाए जिससे बिजनेस क्या हो गया, ई बिजनेस बन गया। क्या बन गया? तो ये सबसे पहले इसने कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे कंप्यूटर बनाए उसने, जिसके बेसिस पर एक व्यापारी ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने लगा। तो उसके लिए ये IBM आने के बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड्स यूज किए गए, जिसके थ्रू बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाई गई, एक्सपांड किया गया। आप देखो आजकल एक नया कोर्स चल रहा है, कोडिंग, है ना। कोडिंग से क्या होता है, अपना ऐप सॉफ्टवेयर ये बनता है ना। तो ये ऐप से कोडिंग जो बनता है, कोडिंग से जो ऐप बनता है, तो कोडिंग का कौन से कंप्यूटर में यूज करना, तो ये IBM के कंप्यूटर में लॉन्च किया गया था। है ना, IBM ने काफ़ी टेक्नोलॉजी, हाई कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी यूज करके इंसान को दिया, और फिर इंसान ने उससे अपना बिजनेस ऑनलाइन शुरू कर दिया। तो उसको नाम दिया ई बिजनेस। क्या दिया उसने? जो बिजनेस एक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर या लैपटॉप के या मोबाइल के
थ्रू की जाती है उसको बोलते हैं ई बिजनेस, with the purpose of providing a platform for the buyer and seller to buy and sell the goods. तो ये IBM ने क्या किया, IBM ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए 1997 में लॉन्च हुआ जिससे एक बायर और सेलर को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला जिससे वो डील कर पाए, बाइंग एंड सेलिंग कर पाए, यानी ट्रेडिंग कर पाए ऑनलाइन, जिसको हमने नाम दिया ई कॉमर्स। क्या दिया उसने? टिल दैट टाइम द टर्म ई कॉमर्स वॉज यूज, देखो लिखा हुआ है, और तब तक क्या चलता था वो टाइम पे? ई कॉमर्स। बट ई कॉमर्स के बाद और भी बहुत सारी एक्टिविटी बढ़ाई गई जिसको नाम दिया ई बिजनेस। क्या दिया उसने? वेरी ऑफन द टर्म ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस आर यूज्ड इन द सेम मीनिंग। ज़्यादातर देखा जाए तो ई कॉमर्स और ई बिजनेस दोनों सेम तरीके से, सेम नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन आगे तो क्या बता रहा है? इन एक्चुअल टर्म इट ई कॉमर्स इज अ सब ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। और अगर एक्चुअल फिजिकल टर्म में बात करूं, मैं प्रैक्टिकल टर्म में बात करूं, तो ई कॉमर्स क्या है? पार्ट है ओनली, सब ब्रांच। क्या नाम दिया उसने? सब ब्रांच, यानी एक पार्ट है किसका? ई बिजनेस का। ई कॉमर्स इज अ ट्रेडिंग एस्पेक्ट। ई कॉमर्स में क्या होता है? बायर और सेलर ऑनलाइन मिल जाते हैं और वहां पे ट्रेडिंग होती है, जैसे अमेजोन वगैरह भी आप करते हो। बट इसके अलावा भी एक वेबसाइट और भी एक्टिविटी करती है, उसको नाम दिया ई बिजनेस। इसलिए आज कोई भी वेबसाइट चल रही है वो ई कॉमर्स नहीं कर रही है, वो ई बिजनेस कर रही है। अब इस पे लिखा हुआ है ई कॉमर्स इज अ ट्रेडिंग एस्पेक्ट ऑफ ई बिजनेस वेयर इट कनेक्ट बायर एंड सेलर ऑन द इंटरनेट। ई बिजनेस में क्या होता है? बायर और सेलर इंटरनेट के थ्रू मिल जाते हैं, डीलिंग करते हैं, और फिर शिपमेंट के थ्रू उनको फिजिकल टर्म में गुड्स की डिलीवरी होती है, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। बट आगे तो क्या होता है? ई बिजनेस ऑन द अदर हैंड इंक्लूड्स, बट ई बिजनेस का कंसेप्ट ई कॉमर्स से बड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग क्या आता है? जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया अभी कि जिस कंपनी ने हमको ऐप बना के दिया, उसने एक ऐप को मैन्युफैक्चर किया, और न वो कंपनी का आज तक मैंने ऑफिस देखा है, न क्या है, मैंने एक एम्प्लॉय की तक शक्ल नहीं देखी है, बट स्टिल उसने मुझे वो गुड्स बेच के दिया और आज मैं उसको यूज कर रहा हूँ। इट मीन्स इट इज मैन्युफैक्चरिंग थ्रू इंटरनेट। ओके, तो उसने क्या किया? वो ऐप कंपनी क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है। कौन सा बिजनेस? ई बिजनेस। क्लियर पिक्चर? जिस ऐप कंपनी का आप सुविधा ले रहे है ना, कभी एब्सेंट रहते तो सर एक्टिव करो ना, तो ये ऐप कंपनी क्या कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, पर्सनलाइज ऐप बनाकर। अब मेरे जैसे कितने सारे कोचिंग क्लासेस है जिनको ऐप बना के दिया होगा और बदले में कमा रही है ना, तो बताओ बाइंग और सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुई ना इंटरनेट के थ्रू, तो उसको बोलेंगे ई बिजनेस। क्या बोलेंगे? बाइंग एंड सेलिंग, यानी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भी आता है ना इसमें, एंड मैनेजिंग द एंटायर बिजनेस ऑन द इंटरनेट। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो आपके बिजनेस का ऑनलाइन ही पूरा मैनेजमेंट संभाल लेती है, तो वो भी ई बिजनेस में आता है। और आगे भी क्या क्या आता है देखो, इसमें नीचे दिया हुआ है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑनलाइन स्टॉक ट्रांजेक्शन एंड द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो ये सब भी ई बिजनेस में आता है। इट मीन्स द कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस इज वाइडर देन ई कॉमर्स, बिकॉज ई कॉमर्स इंक्लूड ओनली ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, बट द ई बिजनेस इंक्लूड्स दैट काइंड ऑफ वेरियस एक्टिविटीज जो आपने देखी। सबको समझ में आ रहा है? फास्ट हो रहा है? फास्ट हो रहा है? लैंग्वेज समझ में आ रही है? देयर हैज बीन अ ट्रेमेंडियस इम्पैक्ट। ट्रेमेंडियस इम्पैक्ट यानी क्या होना? बहुत त्रिगुनी स्पीड से, यानी बहुत फास्ट स्पीड से इम्पैक्ट यानी प्रभाव करना। देयर हैज बीन अ ट्रेमेंडियस इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी टुडे। आज देखो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज इंसान चांद पे जाने लगा है, तो आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज फ्लाइट से ज़्यादा स्पीड ट्रेन भागती, तो ये टेक्नोलॉजी है ना। तो आज जैसे कि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। बिना ड्राइवर के कार चलती है, कंप्यूटराइज। बिना ड्राइवर के पार्क होती गाड़ी, देखा ना, देखा आपने? MG एक्टर गाड़ियाँ है ना, बिना गाड़ी के पार्क होती है, बिना ड्राइवर के। देयर हैज बीन तो उसके लिए मेरे को साइंस पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, there has been tremendous impact of technology today on the various aspect of life। तो आज इंसान के बहुत सारे
पहलुओं को देखा जाए तो वो आज टेक्नोलॉजी से गिर चुका है ना। Our society has to adopt to this impact and incorporate this changes into daily lifestyle. और हमारी सोसाइटी ने भी आज की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया हुआ है, और प्लस आज जो कॉरपोरेशन सेक्टर है, इनकॉर्पोरेट सेक्टर है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी इस चेंजेस को डेली लाइफस्टाइल में उतार चुकी है। सिमिलरली इन केस of business, technological advancement have changed the way in which business operates. आप कभी देखा है बड़े बड़े बिजनेसेस ऑनलाइन ही ऑपरेट होते, पूरा मालूम आपको मालूम है बड़े बड़े बिजनेस उसके कंप्यूटर अगर आउटडेटेड हो गए ना, अच्छी कंडीशन में कंपनी उसको बेच डालती, और फिर हम जैसे कस्टमर खरीद लेते हैं, उसको बोलते हैं रेफर बीच प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? रेफर बीच प्रोडक्ट। यानी अभी सपोज फॉर एग्जांपल जैसे अभी इन्फोसिस कंपनी है, अब इन्फोसिस कंपनी क्या बनाती है? सॉफ्टवेयर बनाती है। क्या बनाती है? अब वो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, यानी सॉफ्टवेयर बनाती है सभी बिजनेस के लिए। तो इन्फोसिस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर चाहिए। अब एग्जाम्पल अभी i5 चल रहा प्रोसेसर, अब सपोज कंप्यूटर कंपनियों के पास i3 चल रहा है प्रोसेसर, तो i5 में ऑफकोर्स ज़्यादा ही वर्क अच्छा होगा, तो कंपनी क्या करती? कंपनी i3 के सारे CPU रिप्लेस कर देती और बोलती i5 को लाओ नए, और फिर वो एकदम कम कौड़ी के भाव में वो बेच देती। तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि कंपनी जब तक ये नए नए टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्शन नहीं करती है, तब तक के वो उस कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएगी। आज इतनी बड़ी कंपटीशन है, यानी हमारा व्यापार अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी पैमाने पे आज कॉम्पिटिशन चल रही है। हम लोग एक छोटे से मार्केट को बीट नहीं कर पाते। सोचो, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी चलती है, तो इनको अगर बीट करना है कंपटीशन के अंदर तो टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना ही पड़ेगा। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां करती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अप टू डेट रहती है, क्या रहती है, और अपने एम्प्लॉयज को भी अप टू डेट करती है ताकि उनकी वर्किंग इफिशियंसी बढ़े। क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या देती है? टेक्नोलॉजी हमें वर्किंग के अंदर स्मूथिंग देती है। कहती है स्मूथिंग। आज देखो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, बैठे बैठे अकाउंट्स पढ़ा लेता हूँ, नहीं तो अकाउंट्स के लिए मेरे को खड़े रह के पढ़ाना पड़ता था। तो एक एग्जाम्पल होता था बड़ी मुश्किल से, फिर सोचता था हाँ थक गया, बहुत हो गया। आज तुम बोलो मैं 10 घंटे पढ़ा सकता आपको। वी आर कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई। आपको समझा क्लियर? ये जो तुम बोलते हो बंद करो, तो बंद नहीं करता मैं। तुम बोलो मैं 10 एग्जाम्पल ले लूँ, मेरे को करना ही क्या है? मेरे को अपना दिमाग लगाना है बस। ये सोच सिर्फ तेरी हो सकती है, ये एक्सेप्शनल केसेस सब तू ही सोच सकता है बेटा, बस। आज सुबह सुबह देखो मैंने हिंट दिया, वो लगा सूट नहीं हुआ क्या देखो? ओके बेटा, अपनी सोच को ऊपर ला। चलो आगे बढ़ू, जतिन आगे बढ़ू। Similarly, in case of business, technological advancement have changed the way in the business operates. आज जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, तो 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और 19वीं सदी की टेक्नोलॉजी में फर्क है कि नहीं? तो बस वही बता रहा है कि आज के बिजनेस करने का जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो चुका है। आज बिजनेस उस तरीके से ऑपरेट नहीं होता है जैसे पहले होता था। पहले एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन का दुकान खोल के अपनी गुड्स को डिस्प्ले करके अपने गुड्स को बेचता था, लेकिन आज क्या हुआ है? आज बिजनेस करने के तरीके चेंज हो गए हैं, और वो चेंजेस अडॉप्शन नहीं किया तो हम कभी कंपटीशन में बीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए चेंजेस करने पड़ते हैं। ये चीज़ें लागू होती है प्रोफेशन में भी। कहाँ होती है? हर एक में। देखो, समय के साथ परिवर्तन करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। इसको हम मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। अब वो एक घर में अपन रहते हैं, एक घर में अगर अपन रहते हैं तो घर में अगर 3 साल हो गए हमको वही कलर पसंद आता गया, तो इंसान ने एक साइकोलॉजी है, इंसान को क्या पसंद है? चेंजेस। तो वैसे ही अगर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने हैं तो आपको चेंजेस तो करने पड़ेंगे।
और उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कैसा है वो डिटरमाइन करता है कि आप कितने स्पीड से टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हो और अपने कंपटीशन के अंदर बीट कर सकते हो। द यूज ऑफ, प्लीज इट्स रिक्वेस्ट टू यू, यहां ध्यान दो। द मेजर बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस आर कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। ई बिजनेस का मेजर बेनिफिट क्या है कि ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है। क्यों? इफ आपने एक वेबसाइट खोल दिया, नो नीड टू मेंटेन स्टॉक, ओनली नेटवर्किंग से काम चल जाएगा। कैसे? सप्लायर से कांटेक्ट बना रखो, यहाँ से ऑर्डर आया कि तुम यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दो, अपने आप वो गुड्स पहुँचा देगा वहाँ पे। तो इससे क्या हुआ? इससे आपकी खर्चा रिड्यूस हो गया। आपको दुकान में इतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, वो नीड नहीं है। आज अमेजन वाला कहीं दुकान खोल के बैठा गया, फिर भी क्या बोलता? अपनी दुकान। क्या बोलता वो? और कितने आइटम मिलते हैं? तो 5000 प्लस। कितने? वो बोलता ना, बीच में से ऐड निकाली थी 5000 से ऊपर प्रोडक्ट। अब अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में फिजिकल टर्म में हम अगर 5000 से ऊपर प्रोडक्ट रखने लगे तो हो गया। फिर तो हमारा खर्चा क्या हो जाएगा? वर्किंग एक्सपेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ई बिजनेस से क्या होता है? ई बिजनेस से वो खर्चा बिल्कुल नहीं होता। आज बहुत सारे बच्चे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के बना के ई बिजनेस कर रहे हैं ना, है ना? मेरे को भी बहुत सारे ग्रुप में एडिट किए हुए। फिर आता 300 रुपए की ये शर्ट, 400 रुपए की ये शर्ट, फ्लैट ऑफर, 50% ऑफ। हो गया? द इंटरनेट इज यूजर फ्रेंडली। आज क्या हो चुका है? इंटरनेट क्या हो चुका है? जिस तरीके से ब्लड है ना एक इंसान के रगों में घूमता है, उसी प्रकार से इंटरनेट चाहिए। 15 मिनट इंटरनेट गायब हो जाए तो हालत, है ना? तो ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी इंटरनेट भी चाहिए अपने को। इवन द कॉमन मैन कैन यूज इट इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब बेहतर तरीके से। आज बच्चा पता होता नहीं कि पापा मोबाइल लाओ, क्या होता? और नकली मोबाइल दिया तो फेंक दीजिए, लो आप ही रखो। और गलती से खिलौने वाली मोबाइल दिया, चलते रखो तुम ही। इतने बच्चे शार्प हो गए, पूछो ही नहीं। बराबर उनको लॉक खोलते आता, बराबर यूट्यूब खोलते आता, बराबर गाने सुनते वो। भले बोलते नहीं आएगा लेकिन ए करके सब शुरू। है ना? हाँ, अभी तुम सब अपने अपने भतीजे, बहन का लड़का, भाई का लड़का, सब इधर आ जाओ। ओके, तो आज इंटरनेट यूजर फ्रेंडली हो गया है और कॉमन मैन उसको इफेक्टिवली यूज भी करता है, इफेक्टिवली बेहतर तरीके से। WTO has played a vital role in the way of business environment is changing। जब से WTO ने बाहर संभाला तो बिजनेस के इन्वायरमेंटल, अब बिजनेस इन्वायरमेंटल क्या होता है? बिजनेस के फैक्टर्स, देखो बिजनेस के दो फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर के मिलकर बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है। यानी बिजनेस का एनवायरमेंट ये झाड़वाड़ नहीं, इन्वायरमेंट यानी द एटमॉस्फेयर जो बिजनेस को प्रोवाइड किया जाता है। उसमें दो फैक्टर आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर यानी वो फैक्टर जो मेरे हाथ में है, जिसको चेंज करने से मेरे बिजनेस में चेंज आते हैं। अब वो पॉजिटिव हो सकते हैं और निगेटिव भी। और एक्सटर्नल फैक्टर यानी ऐसे फैक्टर जो मेरे हाथ में नहीं है लेकिन फिर भी मेरे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं चेंज होने के बाद। अब वो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं या निगेटिव, वो पता नहीं। जैसे कोविड नहीं आने के बाद गवर्नमेंट ने बोल दिया ये बंद, दुकानें बंद। तो अब कितना भी आप हाथ पैर मार लो, दुकानें बंद करनी पड़ी थी। तो वो फैक्टर क्या हो गया? एक्सटर्नल। क्या हो गया वो? बट ये एक्सटर्नल फैक्टर चेंज होने के बाद बहुत सारे व्यापारियों ने कमाया भी ब्लैक में और बहुत सारे व्यापारी कंगाल भी हो गए। तो किस बिजनेस के लिए कौन सा फैक्टर फेवरेबल है और नहीं है, ये तो वो आने के बाद तय होता है, लेकिन उसकी प्लानिंग एक बिजनेसमैन कर सकता है। तो WTO ने क्या किया? WTO ने ग्लोबलाइजेशन शुरू किया। क्या किया? कि फ्री एंट्री फ्री एग्जिट दिया। कोई भी देश का व्यापारी कोई भी कंट्री में अपना माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन
नहीं है। तो ये WTO के आने के बाद बोलते WTO के बाद क्या हुआ, मार्केट वाइडर हुआ, सप्लायर्स बढ़े, और सप्लायर बढ़ने के बाद क्या हुआ, छोटे छोटे व्यापारियों को भी बेनिफिट मिला। कैसे, आज मेरा एक फ्रेंड है जिसका पूरा दुकान चाइना के आइटम चलता है, अब जिस दिन चाइना के आइटम ने चाइना बैंड हुई, इंडिया ने बंद कर दिया बैन, तो उसका दुकान बंद जाएगा। तो देखो छोटे छोटे व्यापारी भी तो है जिनको बेनिफिट मिला। WTO आने के बाद बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आए। क्या है चेंजेस? द यूज ऑफ इंटरनेट मीडियम फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन इन प्रोडक्टिव सर्विस ब्रॉडली एक्सप्लेन ऑन द फोकस ऑफ ई बिजनेस। तो यही है कि इंटरनेट का यूज करके, इंटरनेट मीडियम बनाकर जो भी हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ताकि हम बेहतर सर्विस दे पाए। बेहतर सर्विस इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है प्रोडक्टिव सर्विस। क्या यूज किया है? काय के लिए? ताकि हम फोकस कर पाए ई बिजनेस को। यानी ई बिजनेस कब आया? जब से इंटरनेट का स्कोप बढ़ा। जब से इंटरनेट का स्कोप बढ़ा तब से ई बिजनेस अपने आप बढ़ गया। द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली ऑनलाइन शॉपिंग। तो आज सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग पे वो निर्भर नहीं है, यानी ई बिजनेस के अंदर कोई ट्रेड ऑनलाइन शॉपिंग कर दिया और ई बिजनेस कर दिया, ये नहीं है। आज और भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे एग्जांपल इट इंक्लूड्स आल्सो ऑनलाइन स्टॉक, आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो वो भी होता है। फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस एंड द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, आप कोई सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हो, कोई कंपनी आपको सॉफ्टवेयर बना के दे रही है जिसमें कोई ऐप बना के दिया, तो ये भी ई बिजनेस का ही पार्ट है। ई बुक्स, आप इसमें लिख सकते हो ई बुक्स एक्सेट्रा। समझा क्लियर आपको? अब आते हैं मॉड्यूल ऑफ ई बिजनेस। अब मॉड्यूल क्या है अपने को समझने पड़ेंगे। आज सारे मॉड्यूल में खत्म करूंगा, इसके बाद छुट्टी नहीं मिलेगी। बहुत इजी है, 6 ही मॉड्यूल है, फिर एडवांटेजेस वगैरह सब बाद में देखते हैं। तो मैं ध्यान दो स्टूडेंट्स प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बातें नहीं करेंगे, सब यहाँ पे फोकस करेंगे। हाँ, तो ये मॉड्यूल क्या है सुनो। मॉड्यूल ऑफ ई बिजनेस यानी क्या कि जब कोई व्यापारी को ई बिजनेस करना है। ई बिजनेस यानी क्या? इंटरनेट के थ्रू जो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होती है। जब कोई इंटरनेट के थ्रू बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसको बोलते हैं ई बिजनेस। फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, उसमें ट्रेडिंग हो सकती है, उसमें एड्स टू ट्रेड वाली एक्टिविटी हो सकती है। जैसे आप देखो पेटीएम, आज पेटीएम ऑनलाइन तुमको बैंक दे रहा है बैंक, तो क्या वो ई बिजनेस नहीं कर रहा है? कर रहा है। अभी वो क्या कर रहा है? बैंकिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? एड्स टू ट्रेड। तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ई बिजनेस, है ना। गूगल पे क्या कर रहा है? आपको बैंक दे रहा है, एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म, एक वॉलेट दे रहा है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो किसको भी। तो ये ई बिजनेस ही तो है, और क्या है। आज आपकी खुद की फिजिकल बैंक भी ई बिजनेस कर रही है इंटरनेट बैंकिंग देकर। तो ये ई बिजनेस का ही पार्ट है। तो अब ये ई बिजनेस की टाइप्स क्या सुनो। मॉड्यूल ऑफ ई बिजनेस बोलते हैं। क्या इसको दे? वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इसको मॉड्यूल बोलते हैं, आपकी पोर्शन में उसको टाइप दिया है। और इसके पहले पोर्शन में दिया गया था फैक्ट रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल ऑफ ई बिजनेस इंप्लीमेंट। देखो ये टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है, ये पहले भी ओल्ड पोर्शन में भी था। फर्स्ट फर्क क्या है इसमें ई बिजनेस का कंसेप्ट उतना ही रखा, सिर्फ आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट बढ़ा दिए। जैसे पहले पुराने पोर्शन में आउटसोर्सिंग सब था बस, और कुछ नहीं था। अब आउटसोर्सिंग कितने टाइप में होता है वो आपको टाइप्स दिए हैं, मैंने ये थोड़ा पोर्शन एक्सपांड कर दिया है भाई, कुछ नहीं है। अच्छा किया, कुछ नॉलेज एक्सपांड करने को मिलता है, तो मैं ध्यान दो। हाँ, तो सबसे पहले ये मॉड्यूल क्या है पहले अपने को समझना पड़ेगा, फिर अपन ये B2C C2 चल देंगे सब कुछ। और ये सब आप यूज टू डेली लाइफ में करते हो। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद ही बोलोगे हम तो ये यूज करते दिन भर। कुछ यूज करते हो, कुछ नहीं भी करते हो। देखो, जब कोई एक व्यापारी इंटरनेट के थ्रू जब वो बिजनेस करता है तो उसको बोलते हैं ई बिजनेस। क्या बोलते हैं? अब उस ई बिजनेस में वो किसको सिलेक्ट करना चाह रहा है, सबसे पहली बात है उसका मार्केट टारगेट क्या है। क्योंकि मार्केट के अंदर डिफरेंट पर्सन है जिनको एक टाइटल दिया गया है, और वो डिफरेंट टाइटल वाले पर्सन को जब हम टारगेट करते हैं तो इसलिए देयर आर द वेरिएशन इन डिफरेंट टाइटल पर्संस, सो देयर आर द वेरिएशन इन द ई बिजनेस कंसेप्ट, and that all business concept of e-business known as module of e-business are the types of e-business। कुछ समझा क्या?
नहीं। किसको किसको नहीं समझ करो, देखो झूठ नहीं बोलने का। हाँ देखो फिर से, सपोज देखो टाइप्स ऑफ ई बिजनेस क्या है एग्जैक्टली ये देखो। सपोज मुझे व्यापार करना है, मुझे बिजनेस करना है, आई एम अ कॉमन मैन। अब मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं करना है, मुझे ई बिजनेस करना है। अब वो तो इंटरनेट के थ्रू होगा। तो जब मैं बिजनेस सोचूंगा तो सबसे पहले मुझसे कोई पूछेगा, मेरा दोस्त भैया बिजनेस तो करना है लेकिन तेरा मार्केट में टारगेट कौन है? कस्टमर है, गवर्नमेंट है या अदर बिजनेस को? तो माल तो किससे डील करना चाहेगा? क्योंकि एक मार्केट में सब कस्टमर थोड़ा होता है, एक मार्केट में सप्लायर भी होता है, एक मार्केट में कस्टमर भी होता है, एक मार्केट में गवर्नमेंट भी है। अगर मैं कस्टमर हूं और कोई कस्टमर हूं, मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दूं तो भी कमाऊंगा मैं। इट मीन्स कि अगर मुझे व्यापार करना है, ई बिजनेस करना है, तो मेरे लिए वो टारगेट कौन है एक, तो उस टारगेट के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल बनाए गए और उस हिसाब से मैं अपनी वेबसाइट कस्टमाइज करूंगा। उसको नाम दिया है टाइप्स ऑफ ई बिजनेस। समझा क्या? जैसे एग्जांपल, अभी मेरे को प्रोडक्ट बेचना है कस्टमर्स को, तो मैं कहूंगा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं लेकिन मेरा टारगेट कौन है? कस्टमर। तो मेरा मॉडल रहेगा B2C। तो जो मेरा डेवलपर रहेगा, जो मुझे वेबसाइट या ऐप बना के देगा जिसके थ्रू मैं इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करूंगा, तो मैं उसको बोलूंगा मेरे को B2C मॉडल वाला ऐप बना के दे। तो वो बस उसको B2C बता दिया, वो खुद ही अपने कस्टमाइज करता। तो इन शॉर्ट डिफरेंट पर जिससे आपको डील करनी है, जिससे आपको व्यापार करना है, बिजनेस करना है ऑनलाइन, वो सामने वाला पर्सन कौन है, उस हिसाब से आपकी वेबसाइट क्रिएट की जाती है और उसको नाम दिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई बिजनेस और मॉड्यूल ऑफ ई बिजनेस। अब उसको नाम मॉड्यूल क्यों पड़ा? आपको मॉड्यूल क्यों पड़ा? तो जिस मॉडल से आपको डील करनी है उस मॉडल के बेसिस पर आपको अपनी वेबसाइट उस हिसाब से कस्टमाइज करनी पड़ेगी और उस हिसाब से कस्टमाइज करने के बाद तभी आप एलिजिबल रहोगे ई बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए उस पर्सन से, जिस टाइप के पर्सन से आपने डील करने के लिए आपने ऑनलाइन वेबसाइट बनाई हुई है और आइदर ऐप बनाया हुआ है। आपको समझा क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं? तो देखो, बोलने के लिए मैं आपको अगर थ्योरेटिकल लाइफ में पढ़ा दूं तो बोलूंगा हाँ भाई टाइप ऑफ ई बिजनेस देख लो, पहले B2B C2C, ये अंदर पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन ये क्या है एग्जैक्ट, क्यों है ये वेरिएशन, क्यों दी गई है, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। और वही उसी के ऊपर मैंने आपको फोकस किया। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, सभी को समझ आया अभी कि आपको अगर व्यापार करना है ई बिजनेस में तो कौन सा टाइप का पर्सन चाहिए जिससे आपको डील करना है। और प्रैक्टिकल लाइफ में हर कोई व्यापारी जो अपनी वेबसाइट क्रिएट करता है वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं करता है। जैसे एग्जांपल दूं, अमेजॉन। अब अमेजॉन वाला एक ऐप बनाता है, ई बिजनेस करता है, लेकिन वो सिर्फ एक मॉडल पे नहीं चलता है, वो 2 टाइप के मॉडल चलता है, बल्कि 3 टाइप के। आपको पता है? सुनो, देखो, एक वेबसाइट 3 मॉडल कवर कर रही है। कैसे? देखो सुनो, पहला B2C किसको बोलेंगे? देखो, जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेगा जो कस्टमर के लिए, हु इज कस्टमर? अ पर्सन हु परचेज द गुड्स फॉर हिमसेल्फ, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर इट इज नोन एज कंज्यूमर। तो जब भी कोई बिजनेसमैन अपने ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेगा जो कस्टमर खुद के परचेस करने के लिए ले रहा है, कंज्यूम करने के लिए ले रहा है, उसको फर्दर सेल करने के लिए नहीं ले रहा है, तब हम उस मॉडल को बोलेंगे B2C मॉडल। क्या बोलेंगे? जैसे अमेजॉन से अब मेरे को अच्छी शर्ट पसंद आती है, अरे मस्त शर्ट है ले लो, तो अमेजॉन वाला एक व्यापारी है, कौन है? उसने मुझे जब माल बेचा तो इन शॉर्ट आई एम अ कस्टमर। तो अमेजॉन ने कौन सी वेबसाइट अब की? B2C। देखो, एक ही वेबसाइट में 3 मॉडल करूंगा, 3 मॉडल। समझ में आया? फिर दूसरा आता है C2C। अब C2C यानी क्या है? अमेजॉन C2C भी वापरता है, आपको मालूम है? यानी अमेजॉन वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कंज्यूमर अपने यूज किए हुए गुड्स डबल फर्दर शेयर कर सकता है। अब तुम लोगों से ऐसा कभी दिखाई नहीं। आप जब अमेजॉन में जाते हो तो जो प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो उसमें नीचे आता है ऑप्शंस आपके पास, तो उसमें आपको दिखता है
अच्छा नाम है, याद नहीं है कि आपको ये यूज किए हुए प्रोडक्ट से थोड़े आपको चाहिए क्या, तो उसकी प्राइस भी लेस करके आती है आपको। हाँ, रिफर्निश गुड्स लिख के आता है नीचे। तो कोई कोई गुड्स ये हर किसी में डिस्प्ले होता है, जो अमेजोन के पास अवेलेबल है वो ही वो दिखाता है शो। तो तब वो क्या किया, उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि कंज्यूमर अपना गुड्स, अब उसको जो बेचने वाला है वो भी कंज्यूमर है, क्यों, क्योंकि वो गुड्स को यूज कर चुका है, दूसरे कंज्यूमर को बेच रहा है। तो अमेजोन वाला फिर से उसने क्या अडॉप्ट किया, C2C मॉडल है, एक ही वेबसाइट लेकिन उसने अभी 2 मॉडल यूज किया। फिर तीसरा आता है B2B मॉडल। अब अमेजोन वाला B2B मॉडल भी करता है, कैसे, देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो। जब कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस, अपना गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करके वो किसी और व्यापारी को बेचता है, कस्टमर को नहीं, किसको, ताकि वो व्यापारी मुझसे लेकर फर्दर सेल कर पाए। तो तब मैंने फिर उस केस कौन सा मॉडल वापस किया, B2B, क्योंकि मैंने ऐसे टाइप के गुड्स को डील किया जो कस्टमर को नहीं दिया, मैंने किसको दिया, एक बिजनेसमैन को दिया, एक बिजनेस, और वो बिजनेसमैन में भी एक इंडिविजुअल चाहिए या फर्म या तो कंपनी। अब आप देखो, नोटिस करो, अमेजॉन कुछ प्रोडक्ट खुद के बनाती है, आपको मालूम है, जैसे वो आया था अमेजॉन का कुछ, तो वो नया वो एलेक्सा जो कंसेप्ट लाया वो अमेजॉन लाया, किसने लाया, तो देखा हो आपने, एलेक्सा के नीचे लिखा होता है बाय अमेजॉन। तो वो अमेजॉन एक प्रोडक्ट लाती है ऐसे गुड्स को जो वो बिजनेस को बेचती है। और दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, देखो अब अमेजॉन ने जब आपको माल बेचा तो उसने भी तो किसी बिजनेस से लिया होगा माल, तो जब उसने बिजनेस से लिया तो उस बिजनेसमैन ने B2B कंसेप्ट यूज किया, तो अमेजॉन ने उसके लिए अलग से एक वेबसाइट बनाई हुई है। नहीं समझे आप? इस एग्जाम्पल को, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं गया कहाँ पे, अमेजॉन की वेबसाइट, मैंने देखा अरे स्पाइकर की तो 1 नंबर जीन्स मिल रही, वो भी ऑफर में। तो वो ऑफर अमेजॉन नहीं दिया, वो कंपनी दिया ऑफर। तो बताओ उस स्पाइकर कंपनी ने अमेजॉन को माल बेचा और अमेजॉन मुझे बेचेगा, है ना। तो वो स्पाइकर कंपनी क्या किया, स्पाइकर कंपनी ने B2B यूज किया, बट उसको प्लेटफॉर्म देने वाला कौन था, अमेजॉन। तो तब मैं बोलूंगा अमेजॉन B2B मॉडल भी यूज कर रहा है, क्योंकि जब तक वो B2B मॉडल यूज नहीं करेगा तब तक B2C चलेगा ही नहीं। दूसरा बताऊं, अलीबाबा। अब अलीबाबा एक आइटम नहीं बेचता, वो ऐसे गुड्स बेचता है जो एक बिजनेस यूनिट को बेचे। तो अलीबाबा कोई कॉमन पर्सन को नहीं बेचता गुड्स, वो बिजनेस फर्म्स को बेचता है। आपको सुना कुछ? तो जब कोई व्यापारी ऐसे गुड्स को, ऐसे वेबसाइट को क्रिएट करता है जो किसी कस्टमर के लिए नहीं, फर्दर बिजनेसमैन के लिए बनाई गई हो, तो उस वेबसाइट को, उस मॉडल को अपन बोलेंगे B2B कंसेप्ट। समझे क्या आपको? क्लियर समझा क्या? तो 3 मॉडल पहले एक बार समझ लेते लैंग्वेज में, और फिर उसको एग्जाम्पल देके मैं आपको, और एग्जाम्पल बहुत सारे, बट अभी C2C का मैंने कल आपको एक्सप्लेन दिया। 2 वेबसाइट मोस्ट फेमस है, एक OLX और एक क्विकर, है ना। OLX मैंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे क्या हुआ, कस्टमर अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर पाता है दूसरे कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे बायर भी एक कस्टमर है और सेलर भी एक, तो तब कस्टमर टू कस्टमर जब माल बेचा गया तो उसको नाम दिया C2C मॉडल। समझा क्या क्लियर? चलो अभी देख लेते हैं एक बार, पहले मॉडल 3 देख लेते हैं। पहले आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। टुडे देयर आर द नंबर ऑफ वेबसाइट्स वेयर द कंज्यूमर कैन बाय सेल गुड्स लाइक बुक्स, अपीयरल। अपीयरल क्या होता है? अपीयरल यानी पहनावा, जो पहनने के कपड़े होते हैं ना उसको अपीयरल बोलते हैं, यानी आउटफिट्स, अटायर, just like electronic goods, fashion, jewelry, etc. Here the consumer buy the sale and goods services to other consumer. यानी यहाँ पे जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया, मैंने जो बोर्ड बेचा, याद है वो कल एग्जांपल दिया बोर्ड का, तो व्हाइट बोर्ड का मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरे पास पड़ा था, मैंने OLX से बेच दिया।
तो बताओ मैंने वो यूज किया हुआ गुड्स है, तो बायर यहाँ पे कंज्यूमर है और सेलर भी कौन था? कंज्यूमर. द इंटरनेट ऑफर अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर दिस एक्टिविटी. द प्रोसेस अलाउ बायर एंड सेलर टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट देयर गुड्स ऑन द वेब. तो वेब के अंदर, वेबसाइट के अंदर एक वेबसाइट बनाई जाती है जिसके अंदर बायर और सेलर को वो गुड डिस्प्ले होता है. अब वो लेडी ने मेरा व्हाइट बोर्ड देखा, उसको पसंद आया फोटो में, तभी वो उसने फर्दर प्रोसेस आगे किया ना. इट ऑल्सो परमिट देम टू रेट द प्रोडक्ट और सर्विसेज. और फिर वहाँ पे आप रेट लिखते हो कि मेरे को इतने का बेचना है, प्राइस टैग. The payment modes of transactions are made secure through the advanced technology like PayNet and PayPal. ये दो ऐसे वेबसाइट्स हैं जो एकदम सिक्योर्ड है. और कोई भी सिक्योर्ड वेबसाइट तभी होती है जब उसके अंदर SSLR आता है. SSLR, सिक्योर सॉकेट लेयर, SSLR बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? ये क्या करती है? SSLR क्या करती है? SSLR आपके इंफॉर्मेशन जो सीक्रेट है उसको करप्ट कर देती है, करप्ट. और जिस ऐप के अंदर SSLR है वही ऐप यूज करना. आपने कभी ट्रांजैक्शन किया है, वो ट्रांजैक्शन में फेल हो जाता है, तो कभी ऐसे आपको उसमें लैंग्वेज आती है, भाई ये ट्रांजैक्शन फेल, और नीचे लैंग्वेज आती है कोडिंग. उस कोडिंग में SSLR आप देखोगे वर्ड कभी. ये SSLR क्या करता है हम लोगों को? ये SSLR क्या करता, जैसे अभी एग्जाम्पल, अभी एक वेबसाइट के अंदर अपन इंफॉर्मेशन भरते ना, इंफॉर्मेशन भरते. जैसे एग्जाम्पल अभी सपोज मेरे को 1000 रुपये ट्रांसफर करना है. किसको? शुभम को. अब 1000 रुपये जब शुभम को मेरे को ट्रांसफर करना है तो मैं क्या करूँगा? ऑनलाइन ट्रांसफर करूँगा. तो ऑनलाइन क्या करूँगा? ऑनलाइन के लिए मैं इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करूँ सपोज. अब इंटरनेट बैंकिंग वाले ने एक ऐप दिया, उस ऐप के अंदर सबसे पहले मैंने अपनी आईडी, फिर पासवर्ड डाला, फिर पासवर्ड डालने के बाद मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरी, फिर शुभम की भरी इन्फॉर्मेशन, और फिर 1000 रुपये दिया. अब जैसे मैंने ट्रांसफर किया तो सेंड क्या हुई? ओनली 1000, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन करप्ट हो गई. देखो मैंने सिर्फ 1000 ट्रांसफर लिखा के उसके अंदर मैंने बहुत सारे डाटा पढ़ा, लेकिन वो डाटा सब शुभम के पास गया. क्या शुभम को दिखा के हाँ सर का ये पासवर्ड था, सर का ये आईडी है? नहीं दिखा. वहाँ पे सब वो इसने SSLR ने वो कर दिया. क्या कर दिया? करप्ट कर दिया ने, वहीं रुका दिया. और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन भेजनी चाहिए सामने वाले को, सेंडर को, रिसीवर को, वही इन्फॉर्मेशन भेजी. शुभम को तो लिखा था यू हैव क्रेडिटेड 1000 रुपीज इन योर अकाउंट, बस. बाकी ये लिख के नहीं आएगा कि यू हैव क्रेडिटेड 1000 फ्रॉम, ये नाम लिख के आएगा, लेकिन उसका पासवर्ड ये है, देख लो. अब टाइप तो हमने बहुत कुछ किया, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन कहीं उधर. तो जो इन्फॉर्मेशन करप्ट होनी चाहिए वो वहीं के वहीं करप्ट कर देता है. और ये लेयर होता है, इसको बोलते हैं SSLR. क्या बोलते हैं इसको? सिक्योर सॉकेट लेयर. समझा कि आपको क्लियर? तुम्हारे पोर्शन में पहले SSLR भी था, लेकिन अभी निकाल दिया उन्होंने. तो ये दो ऐसे वेब प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो. अब तुम लोगों के साथ गूगल पे वगैरह क्या है, फिर ये भी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ये क्या था? ये पहले बहुत चलते थे, पेनेट एंड पेपाल. समझा कि आपको? द इंटरनेट अलाउज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर कंज्यूमर ग्रुप टू बी फॉर्म. एग्जाम्पल ऑफ सच वेबसाइट इज eBay और क्विकर, OLX एक्सेट्रा. समझा कि आपको? फिर नेक्स्ट है B2C. अब B2C मॉडल के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी. अपन जिससे जो भी वेबसाइट से माल लेते हैं कंज्यूमर, उसको बोलते हैं B2C. क्या बोलते हैं? अब B2C वेबसाइट सबको क्लियर है? सबको कंसेप्ट क्लियर है? एक बार लैंग्वेज पढ़ लूँ. देखो, द ट्रांजेक्शन अंडर द B2C आर बिटवीन बिजनेस फर्म एंड कंज्यूमर. अनलाइन करो उसको. B2C में क्या होता है? एक दुकान अपना माल बेचने के लिए वेबसाइट जो बनाती है उसको बोलते हैं B2C वेबसाइट. सबसे ज्यादा चलने वाली मॉडल B2C होती है. कौन सी होती है? द फर्म यूजेस देयर साइट फॉर द रेंज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज. जैसे अमेजोन वाला देखो, अमेजोन वाले ने जैसे ऐप में आते हो कि हजारों प्रोडक्ट आते हैं, एक शो होते हैं उसके नीचे सजेशन आते हैं, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो. आता कि नहीं आता?
आता ना। और फिर पता है आपको क्या होता है आजकल, क्या हो गया है आजकल, सारे ऑनलाइन B2C प्लेटफॉर्म ने क्या किया मालूम है, फेसबुक और इंस्टाग्राम से टाई अप कर दिया है। आपको मालूम है बीच में व्हाट्सएप पे बैन लगाया था, तो उसमें पता क्या हुआ था, उसमें ये हो रहा था कि व्हाट्सएप था है तो मार्क जुकरबर्ग का ही, फेसबुक भी मेटा हो गया, मालूम है आपको, इंस्टाग्राम तो इसका ही है, फेसबुक का है मेटा का। तो क्या हुआ था, अब मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप ले तो लिया, अब फेसबुक में क्या वो एड्स के कैंपेन चला लेता है, कमा लेता है, इंस्टा से कमाता है, व्हाट्सएप से कहाँ से कमाए। तो उसने क्या किया, कंपनियों के पास गया, ये ऑनलाइन कंपनियों के पास, और उन्होंने बोला कि काम करो, मैं आपको हमारे जो यूजर्स है उसकी ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिससे उनकी डिमांड और बढ़ जाए। तो फिर कंपनी ने बोला कैसे, तो बोला देखो एक जब यूज़र, फेसबुक का यूज़र जब बात करता है, किस चैट करता है, तो उस चैट में जो कॉन्फिडेंशियल है वो नहीं भेजेंगे, लेकिन जैसे एग्जाम्पल अभी सपोज एक बॉयफ्रेंड बोल रहा गर्लफ्रेंड को, यार मेरे को पिज्ज़ा खाने का है, सॉरी गर्लफ्रेंड बोल रही बॉयफ्रेंड को, जनरल सेंस में होता है ना, लड़की बोलती लड़की को, फिर बोलती मेरे को ना अभी टी शर्ट चाहिए वाइट कलर की, ऐसे आजकल डिमांडिंग बहुत होती। हाँ हाँ सॉरी, अच्छा स्नैपचैट ठीक है, बट व्हाट्सएप पे तो बात, व्हाट्सएप से छूटा ही नहीं कोई और ना ही कोई छूटेगा। व्हाट्सएप आज हमारे से हार्ट की तरह बन गया है, भाई रहेगा तो रहेगा ही, कितना भी करो आप। चलो ओके, तो होता क्या है बेटा, बस हो गया। तो फिर अभी सपोज एक गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को बोल दिया कि मेरे को ये बर्थडे पर ये टी शर्ट चाहिए, तो फिर अब ये बात व्हाट्सएप क्या करता है, डाटा लेकर वो कंपनी को देता है, और फिर वो कंपनियां आपको वही प्रोडक्ट डिस्प्ले करती है ताकि आपकी डिमांड बढ़े। और फिर तुम बोलोगे अरे बाप रे, ऐप वाले को मेरे मन की बात पता चल गई, फिर वो गर्लफ्रेंड और तंग करती, देखो ये भी अच्छी है, देखो मैंने इंस्टा पे देखा है, इंस्टा पे आपको वही कंपनी ऐड डालेगी, और वो ऐड सिर्फ आपको दिखेगी, आपके बाकी लोगों को नहीं दिखेगी, इन्हें आपके अकाउंट में दिखेगी। कभी हुआ होगा आपने, तो उस चीज पे इंडियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप कंपनी को कहा था ऐसा नहीं चलेगा, आप किसी की भी यूजर सिक्योर इन्फॉर्मेशन आप किसी को बेचते नहीं हो। तो फिर व्हाट्सएप ने एक मैसेज जारी किया था कि हम आपकी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर रहे, हम सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आपकी लेंगे जो हमारी काम की होगी, जो हमारे कमर्शियल एक्टिविटी से जुड़ी होंगी, और इससे व्हाट्सएप कमाता है। समझा क्या? अरे समझा क्या? हाँ प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट, बातें नहीं करो तो बंद कर दूंगा मैं। दिस इंक्लूड प्रमोशन। अब इससे क्या होता है, वेबसाइट के अंदर आप प्रोडक्ट का प्रमोशन कर लेते हो, इसी बहाने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पूरी भर लेते हो। आप देखो कभी अमेजोन में जाओगे, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन फुल मिलती, इवन वो जितना इन्फॉर्मेशन आपको एक फिजिकल दुकानदार नहीं देगा उतना आपको अमेजोन दे देगा। इवन वो गुड्स का क्वांटिटी कितना है, वेट कितना है, वेट वो भी आपको देता कि 3 किलो का वेट है ना भैया, वो दुकानदार को भी नहीं पता कि मेरा माल 3 किलो का है। आपको समझ रहा कुछ, तुमको कौन सा मटेरियल है वो भी लिख के आएंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन फिजिकल दुकानदार था नहीं, उतना ये वेबसाइट देती है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन। रिव्यूज देते, रिव्यूज आधे पढ़े तो रिव्यूज देख के लेते, अच्छा नहीं है इसका रिव्यू मत लेते। अबाउट द प्रोडक्ट, सर्विस एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, कब मिलेगा डिलीवरी, कितने दिन मिलेगा, ये भी आपको लिख के आता है। टू एट द डोर स्टेप, यानी घर तक कब पहुंचेगा, ये सब इंफॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट में मिलती है B2C में। The cost of product and services are kept low through this method and the speed of transaction is also faster.
Example of the popular website is www.flipkart.com, flipkart.com, www.ab.com, Amazon लिखो, जो लिखना है लिखो, सारे B2C मैक्सिमम चलते ही है ना। फ्लिपकार्ट भी अच्छा है, मिंत्रा भी अच्छा है, ओके। अब B2C तो आपको देखो, एक बात कहूँ क्या, आज एज ए स्टूडेंट लाइफ में तुम मुझसे ज़्यादा एंगेज हो, तो मैं तुमको क्या ही सिखाऊँ ये चीज़ें। सिर्फ मेरा काम है आपको फॉर्मली लैंग्वेज पढ़ाना, इसलिए बराबर बारह में भी, बाकी तो तुमको मेरे से अच्छा आता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा इंग्लिश तुम हो उसमें। सॉरी, चलिए अब थर्ड वेबसाइट जो है, थर्ड मॉडल जो है वो B2B मॉडल है। आपकी अगर आवाज बंद होगी तो थर्ड मॉडल चलते हैं B2B। अब B2B यानी क्या, कि जब एक बिजनेस फर्म ऐसी वेबसाइट क्रिएट करती है जिसके अंदर कंज्यूमर के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट है। किसके लिए? अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट है। तो इट मीन्स वो होलसेलर का काम करता है, वो रिटेलर को माल बेच रही है, या सप्लायर का काम करता है वो, तो उस मॉडल को अपन B2B मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और B2B मॉडल पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया ये अलीबाबा। अब अलीबाबा जो है, अलीबाबा B2B मॉडल वाले का, यानी वो होलसेलर का काम करती है, वो रिटेलर से सप्लाई करती है, क्योंकि वो एक क्वांटिटी माल बेचती नहीं है, उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी चाहिए। समझा क्या? ध्यान दो। In this type, the business happens between two business entities. अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं, ओला ने महिंद्रा से टाइप किया गाड़ियों के लिए, आपको मालूम है? तो अब महिंद्रा को उसने बोला कि आप हमारे ड्राइवर्स के लिए कम कॉस्ट में गाड़ी देते क्या, आप बल्क में लेंगे, बोलो। तो बताओ महिंद्रा कौन है? एक बिजनेस यूनिट है। ओला कौन है? जो दो बिजनेस यूनिट आपस में मिलकर कोई डीलिंग करते हैं ऑनलाइन, तो उसको बोलते हैं B2B कंसेप्ट। समझा के क्लियर? ध्यान दो स्टूडेंट्स। आपको मालूम है ओला ने महिंद्रा के साथ टाइप किया था इंडिया के अंदर, उसने बल्क में गाड़ियां ली। अब महिंद्रा एक खुद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और ओला कौन है? दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या डील किया, उसको बोलेंगे B2B कंसेप्ट। तो मैं ध्यान दो स्टूडेंट्स, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, बातें नहीं। देखो तुम बातें करते हो ना, तो क्या होता है मालूम है कि आपको होता ये है कि फिर कंसेप्ट सारे इनकम्प्लीट रह जाते तुम्हारे, और दो बातें जो मेरे को नहीं बतानी होती तो वो भूल जाता हूँ मैं भी, क्योंकि हम भी एग्जाम्पल सोच के आते हैं क्या देना है, लेकिन तुम्हारी बातों ने क्या होता है, सब भूल जाते फिर वो शॉर्ट करना पड़ता है। देयर आर नो इंडिविजुअल कंज्यूमर इन्वॉल्व। तो यहाँ पे कोई कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं है ना, ये दुकानदारों को माल देता है सिर्फ, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कंज्यूमर को नहीं। जैसे वॉलमार्ट है, अब वॉलमार्ट में आप जाते हो, तो वॉलमार्ट में आप जाते हो तो वो वॉलमार्ट किसी कंज्यूमर को अंदर घुसने देता नहीं है, वो बिजनेस फर्म को देता है। आपकी दुकान है तो ही आप जाते हो। डी मार्ट में कंज्यूमर लेता है, तो जो वॉलमार्ट है वो B2B कंसेप्ट देता है, वो फिजिकल फॉर्मेट है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है। समझा के क्लियर? वॉलमार्ट गए हो कभी? अब वॉलमार्ट में क्या होता है बताओ, एक साधारण इंसान को तो नहीं घुसना है, आपको अगर बिजनेस का लाइसेंस है, मतलब बिजनेस का कुछ है, तो आपके नाम पे एक कार्ड बनेगा, फिर कार्ड बनने के बाद ही आप अंदर जाके परचेसिंग कर सकते हो, तो वो B2B कंसेप्ट क्या है वो। आगे देखो, देयर आर द नो इंडियन कंज्यूमर इन्वॉल्व सिंस बोथ द बायर एंड सेलर आर बिजनेस फर्म्स। कौन है? यानी बायर भी दुकान है और सेलर भी एक दुकान ही है। द नेम इज रेफर एज टू B2B, तो नाम से ही है B2B, दैट इज बिजनेस टू। द बिजनेस फर्म नीड टू द इंटरेक्ट विद द ईच अदर फॉर वैरायटी ऑफ सर्विसेज सच एज सप्लाई ऑफ एंसिलरी पार्ट्स। एंसिलरी पार्ट यानी सपोर्टिंग पार्ट्स, सपोर्टिंग पार्ट्स सकते हैं ना अपने को, वो एग्जांपल दूं। देखो सपोज
महिंद्रा को बॉश कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेस करने पड़े ऑनलाइन। तो महिंद्रा कौन है? जो गाड़ी बनाती। अब गाड़ियों के लिए बॉश के प्रोडक्ट सबसे ऊंचे आते हैं, मालूम ऑटो पार्ट्स में। तो जब महिंद्रा ने उस बॉश कंपनी से ऑटो पार्ट्स परचेस करके अपनी गाड़ी में लगाए, तो वो हो गया कंसेप्ट B2B कंसेप्ट। समझा क्लियर आपको? क्योंकि महिंद्रा भी एक बिजनेस यूनिट है, वो बॉश भी, तो एक एंसिलरी पार्ट्स है, सपोर्टिंग पार्ट्स जो गुड्स को बनाने में लगता है, जो गुड्स को बनाने में लगता है उसको बोलते हैं एंसिलरी पार्ट्स। और कंपोनेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइडिंग मैन पावर टू कैटरिंग। अभी आउटसोर्सिंग में आएगा ये वाला पॉइंट, मैं आगे आपको बताऊंगा ये, ठीक है, एक्सेट्रा। ऑल सच बिजनेस ट्रांजेक्शंस कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो ये 3 मॉड्यूल आपको समझ में आया क्या? लैंग्वेज के साथ क्लियर है? अब कल जाएंगे C2B पे, ठीक है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर बेटा।